जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके साथ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने या तो ट्वेल्थ पास कर ली हो या आपके बच्चे ने ट्वेल्थ पास कर ली हो। क्योंकि जैसे ट्वेल्थ पास होती है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ या कम मार्क्स के साथ आपके बच्चे ने ट्वेल्थ पास कर ली, तो उसके तुरंत बाद एक दिमाग में क्वेश्चन चलता है और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि अब हमें या हमारे बच्चे को क्या करवाना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे को क्या करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, हमें जानकारी कम रहती है। हम ट्वेल्थ के बाद किसी एक कैंडिडेट के कहने पर अपनी जो आगे का फ्यूचर है उसका डिसीजन ले लेते हैं और हम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें खुद को ये फील होने लगता है, शायद मैं इस फील्ड में नहीं आता यदि मैं ये कोर्स नहीं करता, और इसकी बजाय यदि मैं ये कोर्स कर लेता तो आज मेरा कैरियर कहीं और होता, आज मैं कुछ ज़्यादा सक्सेस होता। ठीक है, ऐसे तमाम क्वेश्चन हमें बाद में फिर परेशान करने लग जाते हैं, हमारे कैरियर को एक तरीके से पीछे की ओर ले जाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, यदि आपके पास या आपके बच्चे के पास ट्वेल्थ में साइंस था, वो मैथ भी हो सकता है और वो बायो भी हो सकता है, जिसको हम पीसीएम और पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके बच्चे के पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर वह अपना सुनहरा भविष्य बना सकता है, या आपके सामने अब कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हो। ध्यान रहे, यदि आपने अभी टेंथ पास की है, आपको इलेवेंथ में एडमिशन लेना होगा। इलेवेंथ में आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें, एग्रीकल्चर लें, आर्ट्स लें, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको चूज करना होता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए। तो यदि आपने टेंथ पास किया ना, तो भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला वीडियो है। आपका जो फ्यूचर है उसको बनाने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं प्यारे साथियों, देखो ये जो चैनल है ना, ये चैनल आपके बिल्कुल लाइफ टाइम काम आएगा, आपके आपके बच्चों के हर किसी के काम आने वाला चैनल है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं, जितने भी हमारे पास सामने जॉब ऑफर होते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ आती हैं पूरे भारत में, कहीं से भी कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन आता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से ऑलवेज अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक वैकेंसी की जानकारी देता रहता हूँ, जैसे प्रोफेसर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने, एसडीएम कैसे बने, कलेक्टर कैसे बने, टीचर कैसे बने। साथ ही साथ मैं उनकी सैलरी का भी वीडियो बनाता रहता हूँ, डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, प्रोफेसर को कितनी मिलती है, स्कूल लेक्चरर को कितनी मिलती है, एसडीएम को कितनी मिलती है, कलेक्टर को कितनी मिलती है। तो ऐसे जो तमाम क्वेश्चन है ना, उनका मैं यहाँ पर वीडियो लाता रहता हूँ बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ आपके जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आपके जितने भी खतरनाक वाले जो दुश्मन हैं, उन सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि यदि आपके पास ट्वेल्थ में साइंस बैकग्राउंड था, ट्वेल्थ तक आपके पास साइंस सब्जेक्ट थे, पीसीएम भी हो सकता है, पीसीबी भी हो सकता है, तो अब आप इन फ्यूचर क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, कौन सा कोर्स करने पर आपको कौन सी जॉब मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि ट्वेल्थ में साइंस के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब ले सकते हो, और कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। ओवरऑल आपके जो तीनों के दिनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने प्यारे से इस वीडियो की कहानी की ओर। देखो दो ऑप्शन है साइंस में, एक पीसीबी है, एक पीसीएम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएम के बारे में। देखो आपके पास यदि ट्वेल्थ तक पीसीएम था, तो इसकी मैं कहानी बताने वाला हूँ कि पीसीएम के बेस पर आप आगे कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। और यदि आपका सब्जेक्ट पीसीबी था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, आप 5 मिनट का इंतज़ार करें,
फिर मैं पीसीबी के बारे में भी बताने वाला हूँ। देखो, यदि आपके पास पीसीएम था तो देखो, पीसीएम मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, ये जब हम लेते हैं तो इसका सबसे पहला ऑप्शन दिखता है हमारे पास इंजीनियरिंग का। ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो जिसमें आप बीई कर सकते हो या बीटेक कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों कोर्स हैं, बी कर लो चाहे बीटेक कर लो, 4 साल के होते हैं। अब बीई और बीटेक ये दोनों करने के हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जैसे आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है। ध्यान रहे, यदि आप इनसे अपना बीटेक या बी करना चाहते हो तो आपको आईआईटी जेईई का पेपर देना होगा। किसका? आईआईटी जेईई का पेपर देना होगा। और आपकी जो रैंक आएगी, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है। और आपकी जो रैंक आएगी उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट मिलेंगे, यहाँ पर आपको ये कॉलेज मिलेंगे। ध्यान रहे, आईआईटी लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना होगा। ट्रिपल आईटी के लिए आपको आईआईटी की तुलना में कम स्कोर करना होगा। और एनआईटी के लिए आपको ट्रिपल आईटी की तुलना में कम स्कोर करना होगा। मतलब यदि आप आईआईटी लेना चाहो तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, ट्रिपल आईटी लेना चाहो आईआईटी से कम मार्क्स, और एनआईटी लेना चाहो तो ट्रिपल आईटी से भी आपको कम मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर मैं पैकेज के बारे में बात करूँ, जो एक तरीके से सैलरी होती है, एनुअल सैलरी होती है, वार्षिक सैलरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है आईआईटी के बंदों को। जो आईआईटी से बीटेक या बी करते हैं उनका सैलरी सबसे ज़्यादा रहती है। सुंदर पिचाई हैं, इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं जिनको आज लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, वो सारे के सारे कौन है? आईआईटीएन हैं। कौन है? आईआईटीएन हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट आज लाखों का, करोड़ों का पैकेज ले रहा है, 50 करोड़ का, 60 करोड़ का, 10 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, ये जितने भी महंगे महंगे पैकेज वाले कैंडिडेट हैं ना, वो सारे के सारे कौन है? आईआईटीएन हैं। फिर आईआईटी से कम पैकेज मिलता है ट्रिपल आईटी वालों को, और ट्रिपल आईटी से कम पैकेज मिलता है एनआईटी वालों को। ठीक है, इसके अलावा आप बीटेक और बी ये दोनों प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड करता है कि वो आपका कॉलेज कौन सा है, कैसा है, उसका प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट कितने तक का प्लेसमेंट दिलाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पर। अब हम बात करें प्राइवेट जॉब के ऑप्शन, तो यहाँ पर आपके सामने प्राइवेट जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप बहुत सारी प्राइवेट जॉब कर सकते हो, किसी कंपनी में काम कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो। जैसे आपने किसी एक ब्रांच से बीटेक कर ली, ठीक है, उसके बाद आप अपनी आईटी कंपनी डाल लो, अपना सॉफ्टवेयर कंपनी डाल लो, अपना कंप्यूटर वगैरह सुधारने का कंपनी डाल लो। ठीक है, तो आप अपने प्राइवेट किसी कंपनी में काम भी कर सकते हो, साथ ही साथ अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हो। ये कुछ ब्रांचेज हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसे एरो एरोनॉटिकल है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रियल है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये तो कुछ इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनसे आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको हर कोई नहीं देता। देखो, बीई और बीटेक करने के बाद आपके पास एक और सुनहरा मौका होता है, आप एमटेक करो। बीई बीटेक 4 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद भी आप यदि पढ़ना चाहते हो, आप हायर पे प्लेसमेंट लेना चाहते हो, आप अच्छी खासी बहुत ही ज़्यादा सैलरी लेना चाहते हो, तो फिर आप करो एमटेक। ठीक है, आपने एमटेक कर ली। एमटेक करने के बाद या एमटेक के साथ एक गेट का एग्ज़ाम होता है, GATA, और यदि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, एमटेक करने के बाद आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, साथ ही साथ आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। एक साइड आपका एमटेक कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत बाद आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने कहीं पर पीएचडी में एडमिशन ले लिया। पीएचडी कंप्लीट होने पर नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, आप एक रिसर्च करने वाले बन जाते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा कोर्स होता है पीएचडी करना। तो एमटेक के बाद आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आपने कहीं पर पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो पीएचडी ऑलमोस्ट 5 साल की होती है। तो इस गेट एग्ज़ाम की वजह से आपको क्या मिलती है? पीएचडी के दौरान आपको 5 साल तक लगातार मंथली फेलोशिप मिलती है, जो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल फ्री की होती है, घर बैठे होती है।
पीएचडी में कहीं कोई जाना नहीं होता, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाना नहीं होता, कुछ टाइम जाना होता है, बाद में सब अपना खुद का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस गेट के थ्रू लगभग 35 लाख के आसपास की फेलोशिप मिलती है 5 साल में, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है। साथ ही साथ जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम कर सकते हो। साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकलती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट कॉलेजों में जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, यहाँ पर भी आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है। तो यदि आप अपना बिल्कुल लॉन्ग फ्यूचर, हाई फ्यूचर देखना चाहते हो, वो भी टीचिंग फील्ड में, तो फिर आपको एमटेक और पीएचडी करना बहुत कंपलसरी है। यदि आपका सपना है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम करने का, तो ठीक है। ये थे सुनहरे ऑप्शन आपको बीई और बीटेक करने के बाद। साथ ही साथ पीएचडी करने के बाद आप एज ए साइंटिस्ट भी किसी कंपनी में काम कर सकते हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम कर सकते हो। तो ये सारा का सारा सुनहरा फ्यूचर था बीई या बीटेक करने के बाद में। बीई बीटेक से एक थोड़ा सा छोटा एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है। पॉलिटेक्निक भी केवल मैथ साइंस वाले कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद में भी आप किसी अच्छी खासी कंपनी में, वो कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और आप किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो। ठीक है। और देखो, बीई और बीटेक करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपको कितनी मिलनी चाहिए, ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी काम करने की स्किल पर। बहुत सारे लोग होते हैं 20,000 की नौकरी से स्टार्ट होते हैं, 40,000 की नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं प्राइवेट जॉब में, और बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो 20,000 से करते हैं, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट है ना, वो करोड़ों के पैकेज से आता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही सही ढंग से काम करते हैं। तो बीई और बीटेक करने के बाद सबसे एक खास बात यही है, आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है। यदि आप सही ढंग से मेहनत करोगे, आपकी सैलरी बहुत ही गजब तरीके से ग्रोथ करेगी, गवर्नमेंट जॉब से भी कहीं गुना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैथ साइंस वाले बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। देखो, बैचलर और आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए, जिसको हम बीए बोल सकते हैं यहाँ पर, ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, नीट जो आईआईटी जी है उसका पेपर देना होगा, और वहाँ पर आपका जो स्कोर होगा उसके बेस पर आपको ये ब्रांच मिलेगा। ये भी बिल्कुल 5 साल का होता है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में होता क्या है, बिल्डिंग डिजाइन करने का, बिल्डिंग बनाने का काम होता है। ये जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफे को किसने डिजाइन किया था, एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के कैंडिडेट ने किया था। हो सकता है वो आईआईटी से पढ़ा हुआ हो सकता है वो एनआईटी से पढ़ा हो सकता है वो ट्रिपल आईटी से पढ़ा हो। आज मुकेश अंबानी का मकान है, उसको भी इसी ब्रांच के कैंडिडेट ने डिजाइन किया है। जो भी महंगे महंगे मकान है, जो भी बहुत बड़े बड़े मकान है, मकानों का नक्शा तैयार करने का काम, ये सारा सब कुछ कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो, मुकेश अंबानी के मकान को जिसने डिजाइन किया है उसने कितना चार्ज लिया होगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तो आपका ये है बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का काम कर सकते हो, एप्लीकेशन बनाने का, वेबसाइट बनाने का। आज हर बहुत सारी कोचिंग वाले जो भी छोटा छोटा काम, जैसे कोई भी कंपनी चलाता है, कोई भी खुद का काम करता है, उसका खुद का पर्सनल एप्लीकेशन होता है, उसका खुद का वेबसाइट होता है। तो ये सब कौन बनाते हैं, वो यही बनाते हैं। ठीक है। तो पीसीएम के बाद में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइन करने का कोर्स भी कर सकते हो, और आप एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाने का काम कर सकते हो। नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में बीटेक, जो शिप बनती हैं, जो जहाज़ें बनती हैं, जो हवाई जहाज़ बनती हैं, मैं दोनों जहाज़ की बात कर रहा हूँ, हवाई जहाज़ की भी बात कर रहा हूँ और जल वाली जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इनको जो बनाने का काम, उसका भी आप कोर्स कर सकते हो, उसमें भी आप बीटेक कर सकते हो। ठीक है।
जो नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, और उसके बाद आप शिप बनाने का भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप हवाई जहाज़ बनाने का भी काम कर सकते हो। तो हवाई जहाज़ और शिप दोनों बनाने का काम कौन करते हैं, बीटेक वाले करते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि आपको उसी ब्रांच से बीटेक होना चाहिए। कॉमर्शियल पायलट और गवर्नमेंट पायलट, ये जितने भी गवर्नमेंट हवाई जहाज़ होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट शिप होते हैं, जितने भी प्राइवेट जल जहाज़ होते हैं, और जितने भी प्राइवेट एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन और शिप दोनों की बात कर रहा हूँ, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इन दोनों को जो चलाने वाले होते हैं वो भी कौन होते हैं, पीसीएम वाले कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो इनकी पढ़ाई होती है, जैसे पायलट की पढ़ाई होती है, कॉमर्शियल पायलट नाम से कोर्स होता है। ये कॉमर्शियल पायलट का आप कोर्स करो, उसके बाद आप जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां एरोप्लेन की, उनमें एज ए पायलट आप काम कर सकते हो। ऐसे ही शिप का कोर्स होता है। ठीक है, तो पीसीएम के बाद में आपके पास एक यहाँ पर भी सुनहरा ऑप्शन होता है पायलट बनने का, वो शिप का भी हो सकता है, वो एरोप्लेन का भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करें बीएससी, नॉर्मल सा कोर्स होता है बीएससी। ठीक है, तो बीएससी इन इन्वेंशन कर सकते हो आप। अब आपने अब तक केवल बीएससी सुना होगा, ये इन इन्वेंशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपने क्या बोल दिया, इन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एरोप्लेन से रिलेटेड एक कोर्स होता है भाई। एरोप्लेनों का जैसे जब भी एरोप्लेन उड़ती है उससे पहले उसकी कंप्लीट चेकिंग होती है, एरोप्लेन में क्या मिस्टेक है वो भी कोई ना कोई मिस्त्री तो देखता है ना। तो ये सारा काम कौन करता है, बीएससी इन इन्वेंशन वाले करते हैं। तो आप बीएससी इन्वेंशन में बीएससी कर सकते हो, उसके बाद आप एक एरोप्लेन के बहुत ही अच्छे मिस्त्री बन जाओगे, और एरोप्लेन की जो उड़ान है भाई, एरोप्लेन का जो नेटवर्क है वो भी तो कोई संभालने का काम करता है ना, कि एरोप्लेन इस रास्ते से उड़ेगी, अब एरोप्लेन को इतनी डिग्री पर घुमाना है, अब इतनी डिग्री पर घुमाना है, एरोप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है, तो कंट्रोल रूम में भी यही लोग काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो शिप वाला कंट्रोल रूम होता है ना, उसमें भी ये लोग काम कर सकते हैं। तो आप इन्वेंशन में बीएससी भी कर सकते हो, 3 साल का होता है। अब आप एक नॉर्मल बीएससी कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं। तो बीएससी देखो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पास कोर्स वाला और एक होता है बीएससी ऑनर्स वाला। बीएससी पास कोर्स में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। ऑनर्स में क्या होता है, इसमें आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो। सपोज दैट आपका इंटरेस्ट है कि मैं फिजिक्स से बीएससी करूं और फिजिक्स में मैं अपना पूरा फ्यूचर बनाऊं, तो आप फिजिक्स से बीएससी कर लो, फिर फिजिक्स से आप एमएससी कर सकते हो। आपका कोई अभी तक फ्यूचर प्लान नहीं है, आपका किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि बीएससी के बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि आगे मेरे को कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो आप पास कोर्स से कर सकते हो। ठीक है, तो बीएससी 2 तरीके से हो गई, एक पास कोर्स का हो गया, एक ऑनर्स का हो गया। अब बीएससी करने के बाद देखो, बीएससी करने के बाद यदि आप बीएड करते हो, तो बीएससी बीएड 2 डिग्री हो गई आपके पास। आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 2 टीचर बन सकते हो, मतलब टीजीटी और पीआरटी टीचर बन सकते हो। आपने बीएससी के बाद एमएससी कर ली, आपने बीएड कर ली, तो आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, मतलब आप पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो। आपने एमएससी के बाद पीएचडी कर ली। ठीक है, आपने एमएससी के साथ सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर ली, आपने एमएससी क्वालिफाई की, एमएससी के बाद आपने सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दिया, क्या होता है सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, और उसमें आपका जेआरएफ हो गया। तो आपको जब आप पीएचडी करोगे, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एमएससी के बाद में आपने सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, तो आपको क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। पीएचडी 5 साल की होती है, 5 के 5 साल तक आपको मंथली फेलोशिप मिलेगा। किसकी तरफ से, जेआरएफ की वजह से, जो लगभग आपको 35 लाख के आसपास का अमाउंट मिलेगा, बिल्कुल फ्री का। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक बहुत सुनहरा ऑप्शन है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो फिर आप पीएचडी करो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, जिससे कि पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप टीचिंग लाइन में फ्यूचर बना सकते हो। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊं, देखो नेवी का, एयरफोर्स का, मर्चेंट नेवी का और जेईएन का,
ये एग्ज़ाम केवल कौन दे सकते हैं? मैथ साइंस वाले दे सकते हैं। नेवी का एग्ज़ाम केवल मैथ साइंस वाला दे सकता है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम केवल पीसीएम वाला दे सकता है। मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम केवल पीसीएम वाला दे सकता है। जेई की जो जेएन होता है ना, बिजली विभाग वाला, हम अपना कोई भी लाइट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हम जेएन के पास जाते हैं, तो जो जेएन होते हैं ना, वो बीटेक वाले होते हैं। तो यदि आपका सपना है जेएन बनना, एएन बनना, तो फिर आप बीटेक करो। बीटेक करने के बाद आप जेएन और एएन का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं, ये 4, जो केवल मैथ साइंस वाले दे सकते हैं। आप आर्ट्स से हो तो नहीं दे सकते, आप कॉमर्स से हैं तो नहीं दे सकते, आप बायोलॉजी से हैं तो नहीं दे सकते। इनका एग्ज़ाम आप केवल तभी दे सकते हो जब आपके पास 12th में मैथ साइंस है तो। ठीक है। इसके अलावा आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, पुलिस के हों, पटवारी के हों, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो पुलिस के, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस लेवल का हो गया, रेलवे का हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है ना, वो सारे के सारे एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप। ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखो, आजकल हर एग्ज़ाम में मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं। यदि आपके पास 12th तक मैथ साइंस है, आपने आगे भी मैथ साइंस ही बैकग्राउंड में पढ़ाई की है, तो आपका क्या होगा, मैथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब लगने में मैथ साइंस वालों का थोड़ा ज़्यादा योगदान होता है, इनको थोड़ा ज़्यादा सुलभ होता है। मतलब मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले गवर्नमेंट जॉब थोड़ा आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि इनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनका रीजनिंग, जब मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया तो रीजनिंग भी इनका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इंग्लिश भी इनका बाकी जो स्ट्रीम वाले कैंडिडेट हैं उनकी तुलना में स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है। जीके इनका बहुत कमज़ोर होता है, जिसको ये कवर कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास एक सुनहरा ऑप्शन रहता है, यदि आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने आगे मैथ साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, तो आपका हर एक जॉब में लगने का जो चांस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं पीसीबी के बारे में। आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था 12th तक, 11th-12th में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो अब आप आगे क्या क्या फ्यूचर बना सकते हो। देखो, सबसे पहला होता है एमबीबीएस बनने का सपना। एमबीबीएस बनने का जो सपना है वो हर किसी का होता है। ऑलमोस्ट जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है ना, उसके कहीं ना कहीं दिल में रहता है कि यार मैं एक एमबीबीएस बनूं, मैं एक डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस करूं, डॉक्टर बनूं मैं। ठीक है। तो बायोलॉजी के बाद आप 12th आपने बायोलॉजी से पास कर ली, पीसीबी से पास कर ली, तो उसके बाद आप नीट का पेपर देकर एमबीबीएस कर सकते हो। ठीक है। देखो, एमबीबीएस करने के 2 तरीके हैं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो बिल्कुल नाम मात्र फीस में, तो आप नीट का एग्ज़ाम दो, जो हर साल होता है। ठीक है। एनटीए ले रहा है फिलहाल में। इस एग्ज़ाम में आप अच्छी रैंक लेके आओ। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगी, इंस्टीट्यूट मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगी, और उससे आप क्या करो, एमबीबीएस करो। आपका इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक नहीं आ रही है, आपका ये नीट वाला एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है, तो आप प्राइवेट कॉलेजों से भी क्या कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो। उनका फीस ज़्यादा होता है। आप विदेशों से भी एमबीबीएस कर सकते हो, यूक्रेन से, जॉर्जिया से, रसिया से, यहाँ से, बांग्लादेश से, अमेरिका से, यहाँ से भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। भारत के भी प्राइवेट कॉलेजों से आप एमबीबीएस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हाँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों से यदि आप एमबीबीएस करते हो तो उसमें क्या अंतर होता है, मैं आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा। इसके अलावा आप BAMS कर सकते हो, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मतलब आप BAMS करके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। ये कोर्स भी लगभग 5.5 साल का होता है। एमबीबीएस भी लगभग 5.5 साल का होता है। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, ये भी पीसीबी ब्रांच से, पीसीबी बैकग्राउंड से ही होते हैं, और BAMS का कोर्स करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। आप यदि होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हो, पीसीबी है आपके पास 12th तक, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हो। और होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आपको BHMS करना होगा। ठीक है। आप BHMS करके होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो। BHMS का कोर्स भी लगभग 5.5 से 5 साल का होता है। आप BDS भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब आप दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हो। ठीक है। आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट था 12th तक, तो आप BDS कर सकते हो, और BDS करके आप दांतों के या डेंटल डॉक्टर बन सकते हो। BDS भी लगभग 5 साल का होता है। उसके बाद हम बात करें बी फार्मा। बी फार्मा का जो कोर्स होता है 4 साल का होता है। बी फार्मा केवल और केवल बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, जिनके पास 12th में पीसीबी था।
ये जितने भी मैं कोर्स बता रहा हूँ MBBS के, BHMS के, ये सारे सारे PCB वाले कैंडिडेट ही कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बी फार्मा करने के बाद आप औषधि, मेडिसिन, दवाइयाँ, ड्रग्स का निर्माण, कौन सी दवा कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, ये सारी चीज़ें। भाई जो भी आप दवा लेते हो, ये दवा कहीं ना कहीं तो बनती है, किसी कंपनी में तो बनती है, वहाँ पर इनको कोई ना कोई तो बनाता ही होगा ना। तो इन दवाइयों को जो बनाने का काम करते हैं, कौन सी दवाई कितनी बार लेनी है, कौन सी दवाई में कौन सा साल्ट कितना मिलाना है, ये सारा काम कौन करते हैं, बी फार्मा वाले करते हैं। तो आप बी फार्मा करके गोलियां, दवाइयां बनाने का काम भी कर सकते हो। आप किसी ऐसी कंपनी में जाकर काम कर सकते हो जहां पर दवाइयां बनती हैं, ठीक है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, दवाइयां बनाने से रिलेटेड में, तो आप बी फार्मा करें। उसके बाद BUMS, आप यूनानी चिकित्सा बन सकते हो, लेडीज़ों के डॉक्टर बन सकते हो BUMS करके। 5.5 साल का लगभग कोर्स होता है ये। उसके बाद आप BVSC एंड AH भी कर सकते हो, मतलब जानवरों के डॉक्टर। आपने देखा होगा कुत्तों का डॉक्टर, भैंसों का डॉक्टर, गायों का डॉक्टर। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि ये कैसे बनते हैं। कुछ लोग बोलते हो कि वेटनरी करके बनते हैं। भाई वेटनरी से डॉक्टर नहीं बनते। डॉक्टर किससे बनते हैं, भैंसों के डॉक्टर, वो नीट वाले एग्जाम के थ्रू बनते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट भी कर सकते हो ये कोर्स। गवर्नमेंट करना चाहो तो जो नीट वाला एग्जाम है उसमें आपके रैंक के आधार पर ये कोर्स का ब्रांच मिलेगा, ठीक है। जो नीट का एग्जाम दिया उसमें आपको जो रैंक आई उसके बेस पर आपको क्या मिलेगा, ये ब्रांच मिलेगा। और आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो, प्राइवेट से भी कर सकते हो ये कोर्स, और आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। वो 5 साल का कोर्स होता है। तो ये मैं अब तक जितने भी कोर्स बताया हूँ, जैसे BVSC AH है, BUMS है, बी फार्मा है, इसके अलावा BDS है, BHMS है, BAMS है, MBBS है, ये सारे के सारे आप गवर्नमेंट कॉलेजों से भी कर सकते हो। सारे के सारे कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजों से करने के लिए, फीस बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लानी होगी, ठीक है। बाकी आप प्राइवेट भी कर सकते हो। अब बात की जाए नर्सिंग, जो मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। देखो नर्सिंग 2 तरीके से कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी, गवर्नमेंट कॉलेज से भी। गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करने के लिए हर कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसमें आपका रैंक होगा, उसके बेस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। परसेंट के बेस पर भी होता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं एग्ज़ाम ले लेते हैं, कुछ 12th के परसेंट के बेस पर एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेजों से भी नर्सिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो, ये BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो लगभग कितने साल का होता है, 4.5 साल का होता है। BSc नर्सिंग का कोर्स कितना होता है, लगभग 4.5 साल का होता है। BSc नर्सिंग आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरीके के कॉलेजों से कर सकते हो। BSc नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अब गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, भाई जो भी अपने गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जो ये सरकारी कंपाउंडर काम करते हैं वो कौन होते हैं, BSc नर्सिंग वाले होते हैं, या फिर वो JNM वाले होते हैं। आप रेलवे में जो डॉक्टर होते हैं वो कंपाउंडर बन सकते हो। आप मिलिट्री के कंपाउंडर बन सकते हो। आप एम्स हॉस्पिटल में कंपाउंडर बन सकते हो। और ध्यान रहे प्यारे साथियों, यहाँ पर एम्स ने लड़कियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका दे रखा है। यदि कोई भी लड़की नर्सिंग कर रखी है तो एम्स में जो नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकलती है ना, वो 80-20 के रेशियो में निकलती हैं। मतलब एम्स में क्या सिस्टम है, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली, सपोज डेट एम्स ने टोटल 1000 वैकेंसी निकाली। पहले क्या होता था, हर एम्स खुद का एग्जाम लेता था। आजकल क्या हो गया, सारे के सारे एम्स का एक ही एग्जाम होने लग गया, जिसको नॉर्थ सेट का एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। तो एम्स ने नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली 1000। हर साल एग्जाम होता है सितंबर में एम्स का, 1000 वैकेंसी निकाली। तो इसमें क्या है, 80-20 का रेशियो है। मतलब 1000 में से 800 तो लड़कियां लगेंगी और 200 लड़के लगेंगे, फिक्स है ये बिल्कुल। मतलब 80% आरक्षण दे रखा है एम्स ने नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसियों में लड़कियों को। तो लड़कियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। ध्यान रहे, स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा सैलरी मिलती है एम्स के नर्सिंग स्टाफ को, ठीक है। तो ये आपके पास नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हो। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट वाले भी खुद के कंपाउंडर रखते हैं, खुद का हॉस्पिटल रखते हैं।
अमेजन वाला खुद का हॉस्पिटल रखता है। ऐसे जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां वो भी खुद के हॉस्पिटल रखते हैं, तो उनमें एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटलों में एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर सकते हो। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हैं जहां पर भी आप एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और देखो, नर्सिंग भी 2-3 प्रकार से होती है। एक तो बीएससी नर्सिंग होता है जो 4.5 साल का होता है। ठीक है। एक जीएनएम होता है, एक एएनएम होता है। एएनएम होता है जो 18 महीने का कोर्स होता है। जीएनएम है जो 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है, लगभग 3.5 साल का कोर्स होता है। ध्यान रहे, एएनएम और जीएनएम ये वाले जो कैंडिडेट है ना, वो एम्स का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। बाकी बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट सभी के सभी एग्जाम दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट यदि एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट यदि एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर भी वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी नर्सिंग के बाद में यदि आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपके पास एक डॉक्टर की इतनी पावर आ जाती है, मतलब आप गोलियां लिखने का काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी करो, एमएससी नर्सिंग करो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज ए डॉक्टर गोली लिखने का काम कर सकते हो। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का काम कर सकते हो। आप पीएचडी करने के बाद कहीं भी किसी भी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल भी काम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्मल बीएससी करने का ऑप्शन। भाई नॉर्मल बीएससी कर लिया आपने तो बीएससी वो 2 प्रकार की, एक पास कोर्स, एक ऑनर्स। ऑनर्स आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में बीएससी कर सकते हो। पास कोर्स में आप तीनों सब्जेक्टों से करोगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पास कोर्स से आप बीएससी करोगे तो इसमें तीनों के तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, तीनों के तीनों साल। और यदि आप ऑनर्स बीएससी करते हो तो इसमें आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से करोगे, जैसे जूलॉजी से कर लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे करोगे। ठीक है। सॉरी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इतना ठीक है। बीएससी करने के बाद यदि आप डायरेक्टली बीएड करते हो तो आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। बीएससी करने के बाद आपने एमएससी कर ली, आपके पास बीएड है तो आप 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। एमएससी के साथ आपने क्या किया, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दिया, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, सीएसआईआर नेट जेआरएफ का, और उसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। जेआरएफ क्वालिफाई करके आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो आपको 5 साल तक लगभग 35 से 40 लाख के बीच में फेलोशिप मिलेगा, बिल्कुल फ्री का मिलेगा। पीएचडी होने के बाद या नेट होने के बाद या जेआरएफ होने के बाद आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है। और जो पीसीबी वाले होते हैं ना, इनके पास कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन होते हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट। इसमें केवल बायोलॉजी वाले कैंडिडेट ही काम कर सकते हैं। आप यदि आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ साइंस से हो तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर के रूप में काम नहीं कर सकते। लैब असिस्टेंट, ऑलमोस्ट बायोलॉजी वाले कैंडिडेटों की वैकेंसियाँ होती हैं। और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ ये कोर्स और हैं जो पीसीबी वाले कर सकते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। पीसीबी वाले कुछ ये सारे के सारे कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था सारा का सारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ। आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछो। बाकी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि अब मेरा फ्यूचर फिक्स हो चुका है, आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, एक शेयर ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब करना भी ज़रूर बनता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।